चैप्टर 46 माँ क्लब जारी। उस अनाड़ी और क्रूर प्रसंग को नजरअंदाज करें जिसे मूर्तिकारों ने हरक्यूलिस के हाथ में रखा है और जिसे अनिवार्य रूप से क्लब शब्द से मन में याद किया जाता है। कैरोलिन के पश्त को लगभग तलवार कहा जा सकता था, लगभग हॉकी स्टिक की तरह। एक छोर से दूसरे छोर तक 4 फीट 2 इंच लंबा, घुमावदार और चौड़ा और प्रहार करने वाले सिरे पर चपटा, लकड़ी से बंधे मूंगे के सिरे के साथ यह उत्तल, अवतल या सपाट के साथ वार कर सकता था। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी के सिर को काट सकता था या किसी व्यक्ति में आधा फीट गहरा घाव कर सकता था या बस उसे अचेत कर सकता था। कोई भी व्यक्ति इसकी उम्र नहीं जानता था। जिस लकड़ी से इसे बनाया गया था वह कैरोलिन पर उगना बंद हो गई थी और जिस कला से मूंगे के सिरे को लकड़ी से जोड़ा गया था वह एक भूली हुई कला थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस भयानक हथियार का इतिहास जितना लंबा था उतना ही खून से सना हुआ था, लेकिन ये युद्ध का खून था, बलिदान और अंधविश्वास का खून नहीं, लालच और व्यापार का खून नहीं। अकेले लमिनाई ने एक महिला को मारकर इसे बदनाम किया था, लेकिन लमिनाई मर चुका था और उसके बेटे और उसकी संतान हमेशा के लिए नष्ट हो गए। डिक के पास लेटकर काटाफा ने उसे बताया कि वह इसके बारे में क्या जानती है, उसे हैंडल पर लगे छल्ले दिखाए और बताया कि अब चूंकि माँ और कैरोलिन के सभी लड़ाकू सैनिक चले गए हैं और उता का कोई महत्व नहीं है, इसलिए अब इसे रखना, पकड़ना और अन्य सभी लोगों के सिर के ऊपर चलाना उसका काम है। उससे बात करते हुए उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। शाखाओं के बीच से हवा के झोंके ने एक आवाज लाई थी। अब ये स्पष्ट हो गई, शिकार की तलाश में शिकारी कुत्तों की चीख जैसी आवाज। यह आवाज धीमी हो गई, तेज हो गई, फिर बंद हो गई। फिर एक और आवाज आई, अचानक और नजदीकी, और शाखाओं के बीच से और पेड़ों के बीच से फटकर लैगून के किनारे के इतने करीब कि डिक उसे बिस्किट से मार सकता था। एक आदमी आया। वह समुद्र तट का काली दाढ़ी वाला आदमी था और वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। शाखाओं से छिपे डिक ने उसे बस एक झलक दी, लेकिन वह झलक ही काफी थी। भगोड़े के ठीक पीछे 3 बंदर आए, जिनमें से नेता कुल्हाड़ी से लैस था। वे अब बोल नहीं रहे थे, लेकिन दौड़ते समय वो उनकी सांसों की आवाज सुन सकता था। वो वे गुजरे, तभी घास से चीख की आवाज आई और फिर कोलाहल मच गया। डिक, जो कटवा की बांह को अपने चारों ओर लपेटे हुए सुन रहा था, जानता था कि क्या हुआ था, लेकिन वह सब कुछ नहीं जानता था। या ये कि लाल दाढ़ी वाला आदमी, स्कूना का मालिक और भयानक व्यक्तित्व जिसने अभियान पर कब्जा कर रखा था, गिनती से बाहर हो गया था। न्यू हेब्रिडियन अपने पैर काटने वाली कुल्हाड़ियों से लैस होकर विद्रोह पर उठ खड़े हुए थे। स्कूना के 4 गोरे लोगों और दर्जन भर पोलिनेशियाई नाविकों में से एक भी जीवित नहीं बचा। 140 नाहनेशियन ने द्वीप को, स्कूना और उस पर लदे व्यापारिक सामान और रम को अपने कब्जे में ले लिया था। एक ही झटके में माँ की गदा ने ये जादुई कार्य कर दिखाया, जिसमें किसी जादू की सहायता नहीं थी, बल्कि इसके अपने उत्तम संतुलन और इसे चलाने वाले के व्यक्तित्व की सहायता थी। झाड़ियों में सुरक्षित छिपे हुए उन्होंने घास के मैदान से आने वाली आवाजों को धीमा होते सुना। फिर सन्नाटा छा गया, जिसे केवल चट्टान की पुरानी धुन, हवा की फुसफुसाहट और शाखाओं में पक्षियों की आवाज ने तोड़ा।